फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मजे से, बहुत रिपीट होते हैं ईवीएस में क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड चैप्टर्स हैं, आप कहाँ से बना दें, वो अलग बना दें दुनिया से, नहीं बनाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट पेड बैच में पेडागोजी कब स्टार्ट, मैथ एंड इंग्लिश हो जाएगी, आई थिंक उदय सर से बात हो गई है तो वो हो जाएगी एक दिन में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आप पोल भी आपके सामने है, पोल में जवाब देंगे। क्वेश्चन है कुडुक इज द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगी कितनी बार रिपीट हुआ है ना। कुडुक, इस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी में हम पढ़ते भी हैं। कुडुक क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है, कहाँ के लोगों की, याद कीजिए जरा, फटाफट से बताइए। अलग अलग जगहों की भाषाओं पे चर्चा हम पहले कर चुके हैं प्रीवियसली, बताइएगा, समझेंगे चीजों को। इससे पहले कि याद तू आए, हाँ ये फालतू फालतू बातें तो मैं इतनी बढ़िया कर लेती हूँ, ये 90s के गाने मेरे दिमाग से उतरे नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करें, ये अटक क्यों गया, अगर हम बात करें, है ना, लाइक शेयर आप करते रहिएगा, शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। कुडुक की अगर हम बात करें तो कुडुक है झारखंड की भाषा, ना तो ये असम की भाषा है, ना अरुणाचल, ना मिजोरम, ये है क्या, झारखंड की भाषा है। झारखंड में रहने वाले लोग कुडुक भाषा बोलते हैं, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा पे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, कभी मिजोरम के डांस पे क्वेश्चन आ जाएगा, चिराओ जो डांस है वहां का, है ना, उस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, देखेंगे, योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स। ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये सीटेट का मन पसंद, वैसे तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जब आप DT+V वगैरह की तैयारी करते हैं, बट ये सीटेट का आजकल मनपसंद ईवीएस में क्वेश्चन बन गया है कि आपका घर है एक्स पर और आपको जाना है वाई, क्योंकि वाई तो दूर ही मिलेगा। ठीक, तो घर कहाँ है, एक्स, घर है एक्स पर स्थित। ठीक, और योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, तो पॉइंट एक्स है जहां पर आपका घर लोकेटेड है, निवास है आपका। ठीक, एंड योर स्कूल इज लोकेटेड, स्कूल कहाँ है सरकार, वाई लोकेशन पे। दोनों ऑपोजिट हैं, ऑल्दो योर स्कूल इज जस्ट ऑपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट, मतलब ऐसे हैं तो आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको पूरी दुनिया घूम के जाना पड़ेगा, है ना, 7 समुद्र पार करके जाना पड़ेगा स्कूल। तो देखेंगे कैसे कैसे जाएंगे, क्योंकि इनको भेजना नहीं है ना, फिर आपकी रीजनिंग कैसे चेक करेंगे, अगर सीधा स्कूल भेज दिया तो मजा कहाँ आएगा, है ना। तो योर स्कूल इज जस्ट ऑपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे, हाईवे है बीच में, सो यू फर्स्ट गो 100 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो आप मान लीजिए खुद को यहाँ एक्स पे खड़े हुए हैं और आप अब क्या जाएंगे, अब ऑपोजिट तो जा नहीं सकते, ऑपोजिट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो आप जाएंगे नॉर्थ में। नॉर्थ हमें पता है ऊपर होता है, बेसिक दिशाओं का ज्ञान हमें है। ठीक, नॉर्थ ऊपर है, 100 मीटर चले गए दौड़ लगाते हुए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, देन क्रॉस अ 75 मीटर लॉन्ग सबवे विच इज ड्यू वेस्ट। तो वेस्ट में, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में बोलते हैं ना वेस्ट को, पश्चिम में क्या है आपका, 75 मीटर आप वॉक किए, तो इधर ईस्ट होगा, हम जाएंगे वेस्ट की तरफ, यहां से वेस्ट में गए कितना, 75 मीटर, 75 मीटर वेस्ट में चले गए हम। ठीक, फिर अब क्या करें, फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई विच इज 100 मीटर ड्यू साउथ। अब यहां से आप 100 मीटर गए साउथ में, साउथ मतलब नीचे ही जाएंगे। ठीक, तो आप पहुंच गए वाई पे 100 मीटर, 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर ही यहां गए थे, 100 मीटर ही यहां गए थे। अब ये कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल वाई, वाई से आपका घर किधर है। इन्होंने अगर ये पूछा होता कि एक्स से किस साइड है तो आंसर चेंज हो जाता, इन्होंने पूछा वाई से एक्स कहां है, यानी आपके स्कूल से घर किधर है, तो भैया ये तो ईस्ट हो गया, इधर तो ईस्ट ही है ना डायरेक्शन, अगर हम ऐसे देखें तो ईस्ट है। कितने मीटर होगा, ये 75 मीटर का गैप है बीच में, तो 75 मीटर ड्यू ईस्ट। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई समस्या, कहीं कोई दर्द हो क्या, कोई कह रहा है आप मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ाओ, जमाने हो गए यार मैथ्स मुझे पढ़े हुए, अब तो ऐसी बातें करो ही मत, ये थोड़ा बहुत काम चल जाता है, इतना आता है या चल जाता है, कुछ भी कह लो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 75 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी पूर्व की तरफ आपको जाना है 75 मीटर। ये बेसिक ज्ञान हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये नॉर्थ होता है जिसको हम उत्तर कहते हैं, साउथ जिसको हम दक्षिण कहते हैं, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, चलिए, और ये इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट फिर साउथ ईस्ट, ये सब छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक और ऐसा ही गणित का सवाल कह लीजिए आप इसको, या टाइम टेबल वाला सवाल कह लीजिए, डिस्टेंस वाला सवाल कह लीजिए, जो कि आता ही है, आता ही है। क्या कह रहे हैं, अच्छा इनको, मेरी वॉच को मेरी ही साउंड जो है बहुत ज्यादा डेसिबल पे लग रही है, तो बताओ हद हो गई, मतलब क्या ही करें अब। देखिएगा एक बार फटाफट से बताइए, डीएलएड की हूं और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, क्या पेपर भर दो भर दो भर दो तबस्सुम, क्योंकि कई बार कई जगह पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया होते हैं।
तो उस केस में आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पेपर 1 पेपर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और जवाब दीजिए। अ ट्रेन एक रेलगाड़ी है, स्टार्टेड फ्रॉम नागरकोइल से शुरू हुई 5 जून 2020 को, अब से 2 साल पहले, सुबह के 4:15 पे। भाई 24 आवर टाइम फॉर्मेट जो है इनका होता है 24 घंटे वाला, जिसमें 12 के बाद 1 नहीं बजता, 12 के बाद 13 बजते हैं। ठीक, तो ये जो बात है हमारी सुबह के 4 बजे, भाई सिंपल है ना, 24 आवर फॉर्मेट में 4:15 लिखा है, यानी सुबह के ही 4 होंगे। तो ये सुबह के 4 बजे गाड़ी चलती है एंड रीच्ड गांधीधाम, जो कि गुजरात में है, हमने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में। तो गांधीधाम पहुंचती है कब? 7 जून को, यानी 2 दिन बाद। कब? सुबह के 3:15 बजे, यानी कि वो पूरा राउंड फिगर नहीं हुआ। तो 5 जून से चली 6 जून तक, सुबह 4:15 बजे तक, 24 घंटे हो गए। 6 जून से 7 तक चली, सुबह 4:15 की जगह 3:15 तक गई, तो 48 घंटे में 1 घंटा कम है, बस 47 घंटे चली गाड़ी आपकी। और कितने डिस्टेंस कितना कवर किया? 2640 किलोमीटर। तो टीडीएस से हम याद करके रखते हैं, और वो टीडीएस क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो अगर हम बात करते, उल्टा कर दिया शायद मैंने, टाइम को नीचे रखेंगे, डीटीएस होता है जो भी है। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है? 2640 और घंटे लगे हैं हमारे 47, इतना हमें पता है। तो ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। एसडीटी होता था जिसको हम याद करते थे, तो स्पीड हमें पता लग जाएगी कितनी रही होगी। ठीक है, एसडीटी, टीडीएस नहीं एसडीटी। तो अगर हम बात करें स्पीड निकालेंगे, यहां हम देख रहे हैं सब में 5 है, यानी अगर हमें 47 का टेबल नहीं आता होगा, ऐसा मैं मान ही लेती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं आता, बट मेरे में इतना कॉमन सेंस है कि हमें पता होगा कि भैया 5 जा ही होगा, ये है ना, पंजे ही होगा। तो 47 पंजे अगर हम करेंगे तो 234 और समथिंग निकल करके आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम इन में से जो मन करे आपका। बट जब आप 47 5 जा करेंगे तो 234 और समथिंग आएगा, उसके बाद ये 290 बच जाएगा जब कट करेंगे, यानी 29 बचेगा। और 290 का मतलब है कि हमें 6 पे ही जाना पड़ेगा, 4 पे नहीं जा सकते, 2 पे नहीं जा सकते, क्योंकि 47 पंजे में हमने क्या किया था? 234 लगे थे, तो हमें उससे ज्यादा ही चाहिए। तो ये कॉमन सेंस है कि 6 ही आएगा इसके बाद। तो ये 56 पॉइंट समथिंग आ रहा था, मैंने कैलकुलेट करके देखा था जब, तो आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। ये तो बेसिक गणित है, बेसिक। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब इस तरह का कोई और सवाल मेरे ख्याल में नहीं है, ये सेट जब मैं देख रही थी। बताइएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर है 4, मजेदार क्वेश्चंस। द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार, बिहार के लोगों के लिए मस्त मौसम कब होता है मधुमक्खी पालन का, बी कीपिंग का? बताइएगा। ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार या पता नहीं कितनी बार। जब से मैंने सीटेट देना शुरू किया था बचपन में, 2014-15 की बात है, 14 में फर्स्ट ईयर में दे दिया था, हाँ, तब से आज तक ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है टाइम एंड अगेन। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो भी बता सकते हैं आप, बट अभी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। 2018 में कंप्लीट हुआ है, क्या कंप्लीट हुआ है? ग्रेजुएशन। डीएलएड 2017-19 का सेशन है। मेरी 6 to 8 वाला पेपर दे सकती हूँ, मतलब आपने बीच में ही शुरू कर दिया था मैडम, तो इस केस में आपके साथ पंगा हो सकता है अफरोजा, है ना, क्योंकि बट अब तो डिग्री डिप्लोमा एक साथ अलाउड है। भर दो यार, भरने में क्या जा रहा है, पहले से गारंटी तो अभी कोई नहीं दे सकता, बट हाँ आपको एक साथ नहीं करने चाहिए थे, ऐसा कई लोग करते हैं। हम लोग 12,000 लोग जुड़ चुके हैं और लाइक किया है सिर्फ 4,000, 3.9K लोगों ने, तो ये बहुत ही नाइंसाफी है। मेरे आंसू आ गए हैं ये देख के। एससी कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएशन में 5% रिलैक्सेशन है क्या? मैंने बीएड किया है, हाँ हाँ होगा। और देख लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी बात है, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, अब और बातें नहीं करेंगे। तो इसका सिंपल आंसर है अक्टूबर टू दिसंबर। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी से बना करके नहीं बता रही हूँ। ठीक, तो एनसीईआरटी की समरी अगर आपने चैनल पे नहीं देखी है लेट्स लर्न पे, तो देख लीजिए। अदरवाइज मैं कुछ बड़े बड़े सेशन लगा करके 1-2 दिन बाद से आपकी एनसीईआरटी ईवीएस की हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी 1-2 सेशन में निपटा देंगे सब। ठीक, तो अक्टूबर टू दिसंबर है इसका सही समय। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देख लीजिए आपने कितने % लोगों ने सही उत्तर दिया। एक बहुत ही प्यारा आंसर जिसके लिए हम ये डब्बा लेकर के आए थे, आई मीन पैकेट, कवर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ठीक, पाउच, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, Velcro is used to stick together many things. Who among the following got inspiration from nature to make Velcro? यानी कि Velcro का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर Velcro को बनाया? आपको याद होगा एक चैप्टर है एनसीईआरटी में जिसमें बात क्या होती है, जिसमें बात ये होती है कि
आप कुछ तो एक जगह से दूसरी जगह चिपक के फर के थ्रू जानवरों के, इस तरह की एक स्टोरी है ना। तो वो उससे आइडिया आया एक व्यक्ति को जिनका नाम जॉर्ज मेस्टल था। आंसर मिल गया होगा आपको अब तक। तो जॉर्ज मेस्टल को आइडिया आया, उन्होंने उनको स्टिक करके एक ऐसी चीज बनाने का प्रयास किया जिसको हम बेल्ट्स में, जो हम सैंडल्स बोलते थे जिनको आजकल हम और कुछ भी बोलने लग गए थे, और इस तरह के चीजों में चीजों को आपस में चिपकाने के लिए वेलक्रो का यूज करते हैं। ये वेलक्रो है, आवाज करता है बहुत इरिटेटिंग, है ना, चिपक जाता है एक दूसरे से। तो ये है वेलक्रो, आपका देख पा रहे होंगे आप, नहीं देख पा रहे हैं तो देख लीजिए, इससे ज्यादा पास हम आकर के नहीं दिखा पाएंगे। खैर छोड़ दीजिए इस बात को, ये माइक रखने के लिए है तो माइक इसमें से गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि जॉर्ज मेस्ट्रल की बदौलत हमें क्या मिल गया था? वेलक्रो मिल गया था, तो हमने इसको ऐसे चिपका दिया। ठीक, आप अपने टूटे हुए दिल को नहीं चिपका पाएंगे, ये बहुत ही विडंबना है, वेलक्रो वहां यूज नहीं हो पाएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये जॉर्ज मेस्ट्रल का जवाब होगा इसका सही आंसर। एनसीईआरटी में इन पे स्टोरी है कि कैसे इन्होंने देखा नेचर में जो कुछ बीज हैं वो स्टिक कर जाते हैं, इस तरह की एक स्टोरी है। ये जॉर्ज मेंडल जो हैं वो पी मटर वाले हैं, है ना, फादर ऑफ हेरिडिटी कहते हैं इनको। रोनाल्ड रॉस वो मच्छर वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने मलेरिया के बारे में पता लगाया था। एनसीईआरटी में कहानी है इनकी। इजाक एसिमोव पे हमारा कोई फोकस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जॉर्ज मेस्ट्रल, चलिए सी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। वेलक्रो याद रखिएगा, क्वेश्चन इस पे दोबारा पूछा, इससे पहले भी आ चुका है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमें पता है जब से मैप पे 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, आज से नहीं जमानों से आते हैं मैप, और एक आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन और एक आपका मैपिंग स्किल से रिलेटेड आता है वो भी। ठीक, तो ये मैप वाला क्वेश्चन आता ही आता है कि इंडिया में कितने स्टेट है, कहाँ कौन सी डायरेक्शन की बात पूछेगा कि अच्छा ये नॉर्थ में है, साउथ में है, नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं। तो मैप अपने घर में लगा लीजिए, दिल में लगा लीजिए, सामने स्क्रीन पे लगा लीजिए, फोन पे लगा लीजिए, ताकि मैप में दिखता रहे कि जम्मू एंड कश्मीर के बराबर में ये है, पंजाब यहाँ है, उत्तराखंड यहाँ है, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो अगर हम बात करें तो भारत में कौन सा भारत का संघ या केंद्र शासित प्रदेश है, बताइएगा। आज लाइव देख रही हूँ बहुत टाइम के बाद, बेबी हुआ है तब से टाइम नहीं मिला। आकांक्षा आप बहुत बढ़िया करोगे जीवन में, मुझे याद हुआ आप पहले बहुत कमेंट करते थे, ठीक है ना, बहुत अच्छा करोगे। होपफुली आपका जो बच्चा है वो हेल्दी हो, देखिएगा, और आपसे इंस्पायर्ड रहेगा ही क्योंकि आप इतनी मेहनती हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं यूटी की, तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश जी नहीं, मणिपुर नहीं, मेघालय नहीं, ये सब स्टेट्स हैं। यूटी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है, पहले नहीं हुआ करता था, अभी जब ये बाइफर्केशन और ये सारी चीजें हुई तब जाकर के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये यूटी बन गए, ठीक है ना। तो उस केस में ये हमें याद रखना है कि भारत में 28 प्रदेश हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक, जहां पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही काम करती हैं। तो 8 यूटीज हैं, 28 स्टेट्स हैं, जिसमें लेह हुआ या लद्दाख हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हुआ, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दमन एंड दीव, नागर हवेली जो भी है वो सब है। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये आंसर इसमें डी ऑप्शन था, क्योंकि ये जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद से इस तरह के क्वेश्चन इन्होंने और पूछे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री हैज माइंस ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम को बहुत प्यार करते हैं कौन? सीटेट वाले या सीबीएसई वाले। तो ये एल्यूमिनियम पे हर बार एक क्वेश्चन डाल देते हैं, कभी कि ये एल्यूमिनियम किसका मिक्सचर है। हाँ, दादर नगर हवेली, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि ये किसका मिक्सचर है, कौन सा किस धातु से मिलकर बना है, एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी में आपको रेयर ही मिल पाएगा। ठीक, तो इस केस में ये आपको थोड़ा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो या फिर एल्यूमिनियम के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो एल्यूमिनियम कहाँ मिलेगा, माइंस कहाँ पे मिलेंगी? असम, बिहार, वेस्ट बंगाल जी नहीं, ओडिशा। और ओडिशा में 51% यानी हाफ जितना टोटल कंट्री में मिलता है उसका आधा ओडिशा में मिल जाता है, बॉक्साइट बेसिकली। और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, बॉक्साइट की एक ओर होती है, तो ये बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली उड़ीसा में मिलता है लगभग 50% से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो ये बेसिक बात हो गई, आगे बढ़ेंगे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये याद रखने वाली चीज है, इसमें हम समझने जैसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है ना, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, MF लिख लीजिए, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीटेट। ब्रेल से इतना प्यार है इनको, ये CDP से भी रिलेटेड है और यहां से भी। ब्रेल स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। इन ब्रेल स्क्रिप्ट रोज ऑफ रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन।
यानी कि जब हम ब्रेल लिपि की बात कर रहे हैं तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ऐसे डॉट छेद कर करके इस तरह से बनाए जाते हैं, वो डॉटेड होते हैं, जिनको आप, वो बच्चा जो विजुअली इंपेयर्ड है या ब्लाइंड है, जिसको दिख नहीं सकता है या कम दिख पाता है, वो टच करके या फील करके पढ़ सके। तो ये कितने डॉट पे बेस्ड होती है, वो जो डॉट्स हैं जो उभार करके बनाए गए हैं वो कितने डॉट्स होते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। तो ये जो रोज हैं उनमें डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन, कितने डॉट्स पर बेस्ड है। तो कई लोग इसका आंसर 8 कर देते हैं, बट वो गलत हो जाएगा, 6 डॉट्स बेस्ड है, ऐसी कुछ ये दिखती है ना। और इन 6 डॉट्स का ही यूज करके लेटर्स फॉर्म किए जाएंगे, मान लीजिए ए बनाना है, जो भी उस भाषा में बनाना है। और इसका जो इजाद किया, ब्रेल लिपि को जो इन्वेंट किया, वो एक व्यक्ति थे, बेसिकली 15 साल के बच्चे थे, लुई ब्रेल। अपने फादर के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेलते खेलते इनकी आंखों को नुकसान पहुंच गया था, तो ये ब्लाइंड हो गए थे, और ये फ्रांस से थे, पेरिस में। इन्होंने इसको इजाद किया 1824 में, जब ये 15 साल के थे, और बाद में इन्होंने एक बुक भी लिखी इस पे बेस्ड 5 साल बाद, 1829 में। बट इतना हमें डिटेल में क्यों ही जाना है, एनसीईआरटी में इनकी कहानी पूरी दी हुई है। नोट्स में कब दे रही हूँ, अगले 3 दिन के अंदर अंदर नोट्स आपके सामने ऐसे प्रस्तुत होंगे, ठीक है, काम चल रहा है नोट्स पे। तो 6 डॉट्स यानी 6 डॉट्स बेस्ड है, लुई ब्रेल ने दी थी, लुइस ब्रेल भी कह सकते हैं आप भारतवर्ष में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, प्यारा सा सवाल है, क्या कहता है, मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो यूनियन है, ये पेपर में भी यही दिया हुआ था, मैं बड़ी शॉक हुई थी ये देख के। अनियन क्रॉप होगा, ये ओ होगा, ये यू टाइप हो गया। सीटेट वालों से भी ऐसी टाइप हुआ है, हमारे टाइपिस्ट जी की इसमें कोई गलती नहीं है। इस बार सीटेट ने टाइपिंग मिस्टेक भर भर के की है ना। उन्होंने कहा पेपर भी तुम दो, पढ़ के भी तुम आओ, और गलती हम करें तो उसका भी ध्यान तुम ही रखो। कौन? एस्पिरेंट्स, है ना। खैर, तो मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो अनियन क्रॉप्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच दीज स्टेप्स आर गिवन करेक्ट ऑर्डर, इन करेक्ट ऑर्डर। तो इस केस में आपको हिंदी में पढ़ लेना चाहिए अगर आपको इस तरह की कंफ्यूजन हो कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों में विचार कीजिए कौन सा क्रम सही होगा प्याज उगाने के लिए। कभी उगाई है प्याज, है ना, सुबह से ना प्याज बिकी है ना आलू, कौन सा है वो, कोई तो मूवी ना वेलकम, उसका बड़ा डायलॉग फेमस है, कांदा या कुछ तो बोलते हैं लोग मुंबई में। चलो खैर, हमें तो स्टेप से मतलब है, किसी ने खेती की हो, खेती करते हुए देखी हो, तो ये कॉमन सेंस वाले स्टेप्स हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने प्याज उगाई होगी तभी आपको पता होगा, या रट्टे लगाए होंगे तब पता होगा। समझते हैं। डिगिंग टू लूजन द सॉइल, यानी मृदा को खोदकर नरम बनाना पहला स्टेप होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आप मृदा को खोदकर नरम बनाएंगे। भाई पहले डिग तो करेंगे ना, कुछ भी अगर उसमें उगाना है तो आप उससे पहले डिग करेंगे। खेत भी क्या करते हैं, डिग किया जाता है या नॉर्मल जुताई बोलते हैं वेस्टर्न यूपी में, तो पहले डिगिंग होगी, ठीक है। कटिंग द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन, यानी प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। ये ऐसा नहीं हो गया कि नींव बनाई नहीं और 4th फ्लोर पर डायरेक्ट पहुंच गए, है ना, कि 4th फ्लोर डायरेक्ट बना दिया और नींव नहीं है, तो ये तो बेकार की बात होगी। पहले अनियन बड़ी तो हो, उगाई तो जाए, तब तो उनको अलग करोगे ड्राइड लीव्स से, तो ये तो हवा की बातें हो गई, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। सोइंग ऑफ सीड्स, हाँ, जब आपने ये मिट्टी को खोदा था उसके बाद आप क्या करेंगे, बीज बोएंगे, तब तो काट पाएंगे, ठीक। तो सेकंड स्टेप हो गया। वीडिंग, जो भी एक्स्ट्रा फसल है उसको हटा देंगे, तो ये फसल नहीं, बेसिकली खरपतवार जिसको बोलते हैं, वो जो घास फालतू की उगाती है, तो ये थर्ड स्टेप हो गया। प्लकिंग द अनियन आउट, ये 4th स्टेप हो गया, हाँ भैया निकालेंगे। फिर उसके बाद कहीं जाके हम ये कट करेंगे, जो उसके ऊपर का होता है ना, प्याज कभी देखी हो तो ऊपर से हटाना होता है, ठीक। तो ये कहानी सही है। फर्स्ट स्टेप हमारा ए ही रहेगा, सब में ए है, कैसे पहचाने। सेकंड स्टेप हमारा सी है, तो सी, ये दोनों ऑप्शन हट गए, यहाँ पे भी है ए में और सी में भी है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हमने कौन सा समझा था, वीडिंग, तो डी कहाँ है, यहाँ है, तो आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन, ठीक। आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं पेपर में, मुझे तो मजे लेकर के करना है ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है देयर इज अ प्लेस इन आवर कंट्री कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। ये भी क्या है, एमएफ है। एमएफ बोले तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, किसका, सीटेट का। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट इतनी बार पूछ चुका है कि अब तो सपने में भी कोल्ड डेजर्ट आता है ना, भी कोई हरी भरी जिंदगी है नहीं, तो कोल्ड डेजर्ट आता है सपने में भी। दिस एरिया इज हाई, ड्राई एंड फ्लैट, यानी एक तो ये ऊंचाई पर है, ड्राई है मतलब सूखा है, और फ्लैट है, ठीक, और कोल्ड भी है, तभी तो कोल्ड डेजर्ट कह रहे हैं ना हम। तो इस केस में हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। लेह लद्दाख, क्या है ये, लद्दाख।
दार्जिलिंग कहाँ से सूखा है, इतनी बारिश होती है, शिलोंग मेघालय बारिश होती है भर भर के, कहाँ से सूखा है ये, शिमला चले जाओ कभी, मिलेगी बारिश, बर्फ सब मिल जाएगा। लेह लद्दाख जो है वो सूखा है, कोल्ड डेजर्ट इसीलिए कहते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।